नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद पर 2001 में हुए आतंकी हमले की आज बरसी है। कृतज्ञ राष्ट्र लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को याद कर रहा है। सबसे पहले वीर शहीदों को संसद टीवी की ओर से नमन। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। प्रश्नकाल समेत संसद के एजेंडे में से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत और कृति मिश्रा। पराक्रम से हम लोग सभा से जुड़ा अपडेट लेंगे, जबकि कृति मिश्रा आप दर्शकों तक राज्यसभा से जुड़े अपडेट पहुंचाएंगी। वहीं आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज वर्मा भी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लोकसभा सांसद जसकौर मीणा जी। जसकौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संसद में आज में। और संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते की आज से शुरुआत। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा आज भी रहेगी जारी। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पर भी सदन में होगा विचार। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 पर राज्यसभा में होगा विचार। रिटायर्ड जजों के अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन को लेकर विधेयक में स्पष्टीकरण। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी आज। लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर करेंगे खास चर्चा। साथ ही संसद पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा का संसद भवन परिसर से सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर बीते हफ्ते दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं नजर रिकैप के जरिए। शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते के दौरान दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज निपटाए गए। बाल सुरक्षा विधेयक 2021 और राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को संसद की मंजूरी मिल गई। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल और सरोगेसी विनियमन विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया। अध्यादेश की जगह लेने वाले दो विधेयकों केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें विधेयक 2021 भी लोकसभा से पारित हो गया। जबकि नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पेश किया गया है। वहीं जलवायु परिवर्तन पर अल्पकालिक चर्चा भी शुरू हो गई, जो आज भी जारी रहेगी। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं लोकसभा में आज क्या है खास। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित बयान देने वाले हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के लिए लोकसभा के 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा नियम के लिए भी 1 सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव होगा। आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति और श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी आज पेश की जाने वाली है। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत की ओर। पराक्रम, आज 20वीं बरसी है। 20 साल पूर्व हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर एक कायराना हमला हुआ था और आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज आयोजित होने वाला है। क्या है अपडेट? बिल्कुल प्रतिबिंब, संसद का शीतकालीन सत्र तो चल ही रहा है, लेकिन 13 दिसंबर की तारीख भारत के इतिहास में एक काले पन्ने के रूप में दर्ज है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था। जैसा कि आपने सवाल किया, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य पहुँचेंगे और यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ संसद पर हमले में शहीद हुए शहीदों को याद किया जाएगा। और आपको बता दूं प्रतिबिंब, इस वक्त जो शहीद हुए हैं उनके परिजन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शौर्य चक्र से जो सम्मानित हुए हैं उनके भी एक यहाँ पर एक इंक्लोजर बनाया गया है और साथ ही साथ संसद सदस्य यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बस अभी संसद पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ जो शहादत हुई थी उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। प्रतिबिंब, 9 शहीदों की तस्वीर यहाँ पर मेरे पीछे लगाई गई है और ये मौका है उन शहीदों को याद करने का, उनके बलिदान को याद करने का, जो कि लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए इन शहीदों ने दिए थे। जी, और हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेषज्ञ मेहमान भी मौजूद हैं। इसको अलमीरा जी किस तरीके से याद करते हैं, क्योंकि हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है आतंकवाद के ख़िलाफ़ और ये लंबी लड़ाई का ही परिचायक है कि 20वीं बरसी पर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने जवानों को याद कर रहे हैं और हम इस लड़ाई को आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो रवैया है अब वो डिफेंसिव नहीं रह गया है, बल्कि हम ऑफेंसिव हो गए हैं। अगर आप एक मारेंगे तो हम 4 मारेंगे वाले अंदाज में आ गए हैं। कितना बदलाव देख रहे हैं आतंकवाद को लेकर हमारी सरकारों में और हमारी सेना में? देखिए, मैं साक्षी हूँ उस पल की जिस पल ये घटना हुई और मैं सबसे पहले उन वीरों को, उन जुझारू व्यक्तित्व के धनी जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, उनको नमन करना चाहती हूँ और साथ ही ये सोचती हूँ कि हम उनको प्रणाम करें, उनको याद करें और उनकी वीरता को याद कर हम प्रेरणा के स्रोत भी पैदा करें। इसी भाव को लेकर के मैं ये कहूँगी कि आज हमारा देश काफ़ी सक्षम है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंक के इस साये को समाप्त करके रहेंगे। आपने देखा है कि विगत समय जब हमारे देश के सपूतों को जिस तरह से उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनके दांत खट्टे करने के लिए हमारे देश के वीरों ने वो काम किया जो उनके घर में जाकर के उनको मारा। आज मैं सोचती हूँ कि जो संसदीय व्यवस्था में जिस तरह से रक्षा में तैनात हमारे भाई थे, मेरे संसदीय क्षेत्र का था यादव तो, और बार बार जब भी मैं आती थी तो वो मेरे से संवाद करता था, हंसते हुए बोलता था और बड़ा खुश होता था। लेकिन मैं जैसे ही पार्लियामेंट से निकलकर विजय चौक पर पहुंची, ये घटना हुई और मैं एकदम स्तब्ध रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हम बता दें कि हमारे सहयोगी मनोज वर्मा भी उस दौरान संसद भवन परिसर में मौजूद थे, गवाह हैं पूरी घटना के। मनोज जी, किस तरीके से याद करते हैं उस मंजर को? जी देखिए, साल दर साल जरूर बीते हैं और नई पार्लियामेंट का निर्माण भी शुरू हो चुका है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो नहीं बदली है, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन करता रहा है वो सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। आज जब 13 दिसंबर के दिन अपने वीर शहीदों को, जिन्होंने इस संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उन्हें देश याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, तो एक बात ये भी साफ है कि इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला है और वो ये बदला है कि भारत अब आतंकवाद का समर्थन करने वालों को या किसी भी तरह से उसको सहयोग करने वालों का खुलकर
उनके घर में घुस के मारता है। एक नीतिगत बहुत बड़ा बदलाव ये देखने को मिलता है भारत की जो आतंकवाद विरोधी नीति है। साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी इस सालों में देखने को मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अब जो आतंकवाद विरोधी मुहिम रही है उसको लगभग समस्त देशों का एक तरह से समर्थन मिलता रहा है। जहां तक आपने बात की वो 13 दिसंबर की, तो उसका गवाह मैं रहा हूं और जिस तरह से वो घटना घटी जाहिर तौर पर उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का, आतंकवादी संगठनों का हाथ था। और दुखद बात यह है कि ये दोनों आतंकवादी संगठन आज भी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं और इनके आतंकवादी जो संगठन हैं वो लगातार इस तरह का षड्यंत्र रचते रहते हैं। जी प्रतिबिंब जी। और रामनारायण श्रीवास्तव जी एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। रामनारायण जी, आप भी लगातार काफ़ी बरसों से संसद की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि उस दिन का बहुत खौफनाक मंजर था, लेकिन अपनी जान न्यौछावर करके संसद भवन की रक्षा की है, लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की है। आप कहाँ थे, किस तरीके से आपको सूचना मिली और किस तरीके की रिपोर्टिंग उस दौरान आपको देखने को मिली उस दौरान? देखिए, बड़ा ही उस समय संसद सत्र में हंगामा चल रहा था। संसद चली नहीं थी। 11 बजे संसद शुरू हुई थी। हम लोग समय पहुंच जाते थे क्योंकि संसद 1-2 मिनट चलने के बाद एडजॉर्न हो जाती थी और ये माहौल लगातार चल रहा था। लगभग आधा सत्र बीत चुका था, कोई आशा नज़र नहीं आ रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन थे। उस समय जब सत्र शुरू हुआ 11 बजे और 2 मिनट में एडजॉर्न हो गया। मनोज जी हमारे साथ में थे, हम लोग साथ में रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय। तो हम लोग बाहर निकल के आए, देखें मतलब क्या माहौल है। लोग सांसद निकल रहे थे, अपने घर जाने लगे थे, कुछ अंदर थे, कुछ सेंट्रल हॉल में जा चुके थे। बाहर जब आए तो लगा कि जाकर के एक बार संसदीय कार्य मंत्री से बात करनी चाहिए कि हाउस आज चलेगा नहीं चलेगा, क्या स्ट्रेटेजी है। तो हम लोग वापस प्रमोद महाजन के कमरे में गए। वहाँ पता लगा कि प्रमोद जी इस समय अडवाणी जी कमरे में गए हुए हैं चर्चा के लिए, क्या स्थितियाँ हैं। तो वहीं पर बैठ गए। प्रमोद जी के सहायक थे विवेक मित्रा, तो उनके पास बैठे हम बात कर रहे थे। अचानक बाहर से कुछ गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। तो हम लोग चौंकना स्वाभाविक था, किस तरह का होता नहीं। लेकिन चूंकि उस समय बहुत सारे सांसदों को, मंत्रियों को NSG ब्लैक कैट कमांडो मिले हुए थे और उनकी गाड़ियों खड़े होने को लेकर रोज चिक होते। हमें लगा उनमें आपस में कोई झगड़ा हो गया, तो आपस में गोली चली। बाहर निकल के देखे तो वाचन वार्ड के जो थे वो कहते अंदर जाओ, अंदर जाओ, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पड़ा हुआ क्या। तो हम लोगों को वापस अंदर भेज दिया गया। अंदर आए, ऊपर देखे, ऊपर से झाँक के नीचे देखा। अगर मुस्तैदी ना दिखाई गई होती तो क्या कुछ हो सकता था? बिल्कुल, देखिए ये तो केवल आपके जो वाचन वार्ड के लोग थे, सिक्योरिटी में जो थे, उन्होंने अगर अपनी शहादत नहीं दी होती, उन्होंने उस समय ही एक्शन नहीं लिया होता, अपनी जान पे नहीं खेला होता, तो कुछ भी हो सकता था। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हो सकता था। मीना जी, हम लोग अपने लोकतंत्र की बात बार बार करते हैं, लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है। हमने जैसे ही ये घटना घटी तो आपस में वाजपेयी जी ने विपक्ष के जो है माननीय सांसदों से और विपक्ष के माननीय सांसदों ने सत्ता पक्ष के लोगों की जो है हालचाल पूछा कि वो ठीक है ना, कहाँ पर है ना। तो हमें लगता है सदन के भीतर कि आपस में कुछ टकराव वाली स्थिति है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पर देखें तो हमारा लोकतंत्र एक है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस समय ये घटना थी, हम जो अंदर थे उनकी चिंता हम लोग कर रहे थे, जो बाहर थे वो भी ये अंदर वाले सोच रहे थे क्या हो रहा होगा। लेकिन उस समय कोई किसी तरह की दलगत राजनीति का भाव भी नहीं था और सब मिलकर एक दूसरे के से सुरक्षा की बात कर रहे थे। साथ ही आतंकवाद के विरोध में जम के उनके दिल के अंदर भाव पैदा हो रहे थे और सब इस बात की आलोचना कर रहे थे कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से इसको आतंकवाद से मुक्त करवाना के लिए भारत ही मजबूत देश है। और शायद वही सोच बाद में काम आई है और अब जाकर सर्जिकल स्ट्राइक जो है करके उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और एक खौफ पैदा कर दिया गया है आतंक फैलाने वाले या फिर उनके आकाओं को। और हमारे जवानों ने शहादत दी, लोकतंत्र के मंदिर को बचाया। शायद यही वजह है कि हम संसद की कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई निरंतर चल रही है और एजेंडा आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 पर आज उच्च सदन में विचार होगा। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति और श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी स्थायी प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछ पाएंगे। सीधा रुख करते हैं, कृति मिश्रा हमारी संवाददाता मौजूद हैं संसद भवन परिसर में। कृति, आप जो है पूरे डाटा के साथ आती हैं कि पूरे जो है वीक में क्या कुछ घटित हुआ सदन के भीतर। तो 2 सप्ताह हो चुके हैं, तीसरा सप्ताह से शुरू हो गया है। पहले 2 सप्ताह की रिपोर्ट कार्ड पूछें तो क्या कुछ घटित हुआ है, कितना बिजनेस हुआ है राज्यसभा में? जी हाँ, देखिए अगर हम पहले हफ्ते की बात करें राज्यसभा में तो प्रोडक्टिविटी हो रही तकरीबन 49% और अगर हम दूसरे हफ्ते की बात करें तो प्रोडक्टिविटी रही 52%। देखिए लगातार सभापति ये कहते आए हैं कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उनको बातचीत करके एक हल निकालना होगा, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि विपक्ष हंगामा करता रहा है। जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उनका निलंबन जो है वो रद्द करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पिछले हफ्ते प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी, क्योंकि अगर हम लिस्टेड घंटों की बात करें तो देखिए 14 घंटे से ज़्यादा कामकाज हुआ। इसके अलावा अगर हम पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 5 बिल पास किए गए हैं, जिसमें से 50 से ज़्यादा जो सांसद हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो कह सकते हैं कि अब जो हफ्ता शुरू हो रहा है उस पर किस तरह से कामकाज होगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा, कुछ बहुत खास रिपोर्ट आने वाली है। एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो पीएम जो स्वनिधि है, जो वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा जो निफ्ट है उसका किस तरह से काम हो रहा है और आगे उसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वही एक बेहद अहम रिपोर्ट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेशन जो है वो चाहे बैंक्स में हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर हो, उसकी भी एक बेहद अहम रिपोर्ट आएगी। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी एक स्टेटमेंट देंगे सदन में कि किस तरह से जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो स्टील पीएसयू में है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो बेहद अहम मंत्रालय हैं, चाहे फिर वो कोल हो, डिफेंस हो, सिविल एविएशन हो, एमएसएमई हो, माइनॉरिटी अफेयर्स हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय हो। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, जिस तरह से विमेन इन एमएसएमईज उनको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर में एफडीआई है उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। और ऑयल बॉन्ड्स जो इशू किए गए थे उस पर भी, यूपीए सरकार में जो इशू किए गए थे उस पर भी एक क्लैरिफिकेशन सीख किया जाएगा प्रश्नकाल में। वहीं अगर हम बिल की बात करें तो जैसा आपने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो हैं उनके जो सैलरीज और सर्विस कंडीशन को लेकर भी एक बिल राज्यसभा में आएगा। तो सबकी नजर आज के कामकाज पर, आज के कामकाज पर है। एक टिप्पणी मैं आपसे भी चाहूंगा, आज 20वीं बरसी मना रहा है पूरा देश और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है उन जाबाजों को जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को बचाने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भी रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी रहने वाले हैं। किस तरीके से देखती हैं इस दिन को और किस तरीके से याद करती हैं उनकी शहादत को? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आज संसद भवन पूरा उन जो मार्टियर्स हैं जिन्होंने एक लोकतंत्र के सबसे बड़े सिंबल को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको बचाने के लिए जो शहादत दी, पूरा सदन, पूरा संसद आज उनको याद करेगा। वहीं अगर हम सदन के अंदर भी बात करें तो देखिए लगातार हम श्रद्धांजलि देते आए, आज भी होगा जहां पर श्रद्धांजलि सारे सदस्य देंगे, उन मार्टियर्स को याद करेंगे। इसके अलावा जो भारत का कमिटमेंट है, जो सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना, और साथ ही साथ लगातार ये भी बोला जाए कि जो टेररिज्म एंड ऑल द फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म, उससे लड़ने के लिए एक जो कमिटमेंट है उसको दोबारा दोहराया जाएगा। तो सभी को एक ही भावभीनी श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। आज दी जाएगी। और जैसे कि हमारी सहयोगी भी बता रहे हैं और दोनों सहयोगियों ने भी बताया, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग कार्यसूची की बात करें, महत्वपूर्ण कार्यसूची है आज की। और हमारे सहयोगी ने ये भी बताया कि अब जो है गति बढ़ गई है। पहले सप्ताह की तुलना में दूसरे सप्ताह में राज्यसभा लोकसभा में बहुत बेहतर काम हुआ है। अगर लोकसभा की बात करें तो 7 विधेयक पारित हुए हैं, अभी भी सूचीबद्ध हैं। कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं ये गति बढ़ना दोनों सदनों की? ये वर्तमान समय में देश की उन्नति के लिए सबको एकजुट होकर के जी और संसदीय प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहिए और संसदीय प्रक्रिया को विधिवत चलने देना चाहिए। प्रथम सप्ताह जो काम नहीं हो पाया और हंगामा होता रहा, तो मैं सोचती हूँ कि अनुशासनात्मक दृष्टि से भी ये बात अच्छी नहीं है। देश के नागरिक इस संसद की तरफ देखते हैं
और संसद से उम्मीद करते हैं कि सब मिल करके राष्ट्र हित के काम करें। और ये सही बात है कि विगत प्रथम सप्ताह थोड़ा ढीला रहा, और ढीला रहने का कारण एक ही है कि केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हंगामा करते हैं, और जो देश हित की राजनीति करने वाले लोग हैं वो चिंता करते हैं। हम चिंता कर रहे थे कि देश हित की राजनीति हो और राष्ट्र निर्माण की राजनीति हो और गरीबों के हित की राजनीति हो। अब विगत सप्ताह जो बीता सप्ताह है उससे ठीक चल रहा है, और 193 की चर्चा जो जलवायु परिवर्तन की चर्चा है उसमें भी बहुत संख्या में भागीदार बन रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव सोच आ रही है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाला समय संसद में बहुत अच्छा काम होगा, और जिस तरह से प्रतिपक्ष एक लाइन पर आए हैं, और जहां तक कि मैं सोचती हूं कि हंगामा किया, तो उनको भी दुख तो होगा ही, क्योंकि देश की जनता उनको भी देखती है और पार्टी सरकार को भी देखती है। ये तो आप, चूंकि आप रामनारायण जी लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं संसद की कार्रवाई को, ये तो पक्ष विपक्ष जैसे ही बदलते हैं ना, जैसे फुटबॉल का मैच होता है कि जब गोल बदल जाते हैं तो विचार भी बदल जाते हैं। तो जो पहले विपक्ष में थे अब सत्ता पक्ष में थे तो थोड़ा सा विचार अलग हो सकता है, जो पहले सत्ता में थे अब विपक्ष में हो गए हैं तो विचार अलग हो सकता है। ये भी हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि अपनी बात मनवाने के लिए आप सदन में जो है बहुत सारे बिंदुओं को अपने तथ्यों के आधार पर रख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से प्रगति हुई है और कार्यसूची लगातार जो है उस पर काम हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, कोई भी सत्र जब शुरू होता है तो विपक्ष के मुद्दे इतने तेज होते हैं कि उससे शुरुआती दिनों में असर पड़ता है। और सरकार ये मान के चलती है कि 2-4 दिन तो विपक्ष के हंगामे में रहेंगे, वो मुद्दे उठाएंगे, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है कि विपक्ष को अपने मुद्दे तेजी उठाना चाहिए, जिससे कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वो सरकार तक पूरी तरह पहुंच सकें। इससे सरकार को भी लाभ होता है, देश को भी लाभ होता है, और विपक्ष की अपनी भूमिका जो है वो भी एक सार्थक दिखती है। तो इसलिए कोई नया नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि टकराव लंबा चलता है, पूरा सत्र बर्बाद होता है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हमने देखा इस सत्र में, सत्र के शुरू होने के पहले ही एक जो बड़ा मुद्दा पिछले 2-3 सत्रों से चला रहा था, कृषि कानूनों का, प्रधानमंत्री ने उनको वापस लेने का फैसला करके एक आसान रास्ता कर दिया था, जिससे कि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा था कि वो टकराव जारी रखे और सत्र को बाधित करे। इसका असर हमने देखा है कि, और दूसरी बात क्या, सरकार ने विपक्ष की जो भी मुद्दे थे, जो भी मांगे थी, उन पर बहस करने के लिए शुरुआत से तैयार रही। जी, और हमने ये देखा कि हमारे कार्यक्रम में भी तमाम माननीय सांसद आते हैं। उनका निजी तौर पर तो ये मानना होता है कि जब संसद की कार्रवाई बाधित होती है तो उनका बहुत निजी नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए विषय उठाना चाहते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं से जो है अवगत कराना चाहते हैं, और उसका निराकरण कैसे निकल सकता है वो भी चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन की वजह से उनको शायद कुछ दिक्कत आती है। लेकिन जैसा कि कहा हमारे दोनों विशेषज्ञ मेहमानों ने, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि विपक्ष को भी पूरा अवसर मिलना चाहिए, जो बात सदन के भीतर वो कहना चाहते हैं, जिस भी तरीके से कहना चाहते हैं वो कह सकें और कह रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत और मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि आज 20वीं बरसी है संसद भवन पर हमले की, जिसको नाकाम कर दिया था हमारे जवानों ने। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम भी है। मनोज जी, जैसा कि रामनारायण जी ने भी कहा कि आप दोनों साथ में थे उस वक्त, पहले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई आतंकवादी घटना है, लेकिन जैसे ही आतंकवादी घटना का इल्म हुआ और जैसे ही मुस्तैदी से मोर्चा संभाला हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, उसी की वजह से आज हमारा लोकतंत्र का मंदिर भी वैसा ही बना हुआ है, और लोकतंत्र की हम लगातार सेवा भी कर रहे हैं इसके माध्यम से। क्या ये बात सही है? देखिए, जैसा आपने कहा, उस दिन मैं और रामनारायण जी साथी थे और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद जैसी ये घटना घटी तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन कुछ देर बाद जब ये कंफर्म हो गया कि ये एक कोई साधारण हमला नहीं है बल्कि आतंकवादी हमला है, उसके बाद सबसे पहला जो काम था वो ये था वॉच एंड वर्ड्स का कि किसी भी तरह से जो गेट हैं संसद भवन के वो बंद हो जाएं, और बाहर जो हमारे जवान तैनात थे उनका एकमात्र लक्ष्य था कि कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचे। और ये दोनों ही लक्ष्य उस दिन हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हासिल किया। कोई आतंकवादी संसद भवन में नहीं घुस पाया, और जो आतंकवादी आए थे, घुसे थे संसद भवन परिसर में, वो मार गिराए गए। एक उस दिन की ये बड़ी सफलता थी। लेकिन एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल सबके मन में था
कि अगर ये आतंकवादी घुस जाते तब क्या होता। और दूसरा सवाल ये था कि आखिर पाकिस्तान ने और उसके आतंकवादी संगठनों ने ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, तमाम तरह के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए कानून बनते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आखिर उसे निशाना क्यों बनाया गया। अगर मैं प्रतिम जी बताऊं आपको, तो संसद भवन पर हमला करने से पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी इसी तरह का आतंकवादी एक हमला करने का असफल प्रयास किया था। अगर उस दौर में मैं जाता हूं तो तमाम तरह से पाकिस्तान की जो करतूतें हैं आतंकवाद को लेकर, वो बार बार सामने आती रहीं। लेकिन इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला है, और वो बदला है भारत की जो आतंकवाद विरोधी नीति है, उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, खास तौर से 14 के बाद। आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खुलकर आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं और दुनिया के समस्त देशों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, वो अपने में एक बदली हुई रणनीति का प्रतीक है। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया कि अब भारत आतंकवाद की कार्रवाई करने वालों को या उसे समर्थन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देने वालों को उनके घर में घुस के मारता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को यह बता दिया कि गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद कुछ नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं। पराक्रम भी हमारे साथ मौजूद हैं। पराक्रम, क्या विशिष्ट जन आने शुरू हो गए हैं वहां पर? बिल्कुल प्रतिबिंब, अब से कुछ ही देर में संसद पर हुए हमले के शहीदों का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंच चुकी हैं और जो संसद सदस्य हैं उनमें उनकी बात करें तो राजीव शुक्ला, मुख्तार अब्बास नकवी, तमाम सारे ऐसे सांसद हैं जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में संसद भवन परिसर से यहाँ पर श्रद्धांजलि जाएगी। बता दूं गजेंद्र शेखावत, आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या अपने कैमरे के माध्यम से वहां जो विशिष्ट जन पहुंच गए हैं, क्या उनकी तस्वीरें हम देख सकते हैं? बिल्कुल प्रतिबिंब, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो इस वक्त का पूरा नजारा दिखाएं। देखिए मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो 9 शहीद हुए थे इस वक्त, उस हमले के दौरान जो शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, पूरा पुष्पों से सजाया गया है उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और मंच के देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बस अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है उसके दाईं ओर तमाम सारे केंद्रीय मंत्री और जो शहीदों के परिजन हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बीच में तमाम सारे जो सुरक्षा बल हैं वो सम्मान देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर जमावड़ा है। तो एक तरीके से प्रतिबिंब देश आज नमन कर रहा है। आज से 2 दिन पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ के जो 13 जो उनके साथी थे वो शहीद हुए थे एक विमान दुर्घटना में। और उसके बाद अब जब हम 13 दिसंबर को संसद पर हुए हमले की जो बरसी मना रहे हैं तो एक तरीके से गमगीन माहौल है प्रतिबिंब। और हर बार जब इसको हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जुटते हैं तो फिर से वो घटना सबकी ज़हन में उतर जाती है जो संसद भवन परिसर पर लोकतंत्र के मंदिर पर जो हमला हुआ था। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रतिबिंब यहाँ पर आ चुके हैं। तो तमाम सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री, उपराष्ट्रपति पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में तमाम सारे दर्शक भी संसद भवन परिसर से ये सीधा प्रसारण देख पाएंगे देश के जो संसद के हमले पर जो शहीद हुए थे उन और शहीदों को आप वहां पर शिद्दत से बने हुए हैं। साथ ही साथ कैमरा मैन को भी आप जो आपके सहयोगी हैं वहां पर उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत शिद्दत से बहुत ही जूम करके वहां की तस्वीरों को स्पष्ट रूप से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मेहमान लगातार मौजूद हैं जिसको, और मीना जी आपने कहा कि आप गवाह हैं, आप वहां पर मौजूद थी। क्या सिहरन सी उठ जाती है या क्या जो शौर्य हमारे जवानों ने दिखाया उस पर फख्र होता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं और मेरे साथ काफ़ी सीनियर सांसद थे जो कोटा से आ रहे थे, कौशल जी, वो भी हम एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। और जैसे ही ये घटना हुई हम मुड़ के आने वाले थे और मुड़ के आने के लिए जैसे ही हम गेट पर पहुंचे तो
कहा नहीं अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते, बड़ा भारी खतरा है। और आप ये देखिए कि जब हमने इन स्थितियों में देखा कि हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, तो वाकई में आज दिल कहता है कि हम उनको सही ढंग से याद करें और प्रणाम करें। मैं तो एक पंक्ति कहना चाहती हूँ आपको कि प्रणाम उन शहीदों को जो खो गए, देश को बचाकर, लोकतंत्र को बचाकर जो खुद सो गए। ऐसे उन महान सपूतों को क्यों न याद करें, क्यों न उनके दिल और दिमाग, हमारे दिल और दिमाग में उनकी कीर्ति, उनका शौर्य सदा याद रहेगा। तो आने वाली पीढ़ियों को भी लगेगा कि आतंकवादियों के दांत खट्टे करना ही नहीं, पाकिस्तान तक के दांत खट्टे करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी इस लोकतंत्र की मंदिर को बचाया। जी, लेकिन कोई भी घटना होती है, ऐसी घटना होती है तो जख्म छोड़ जाती है, साथ ही साथ सीख भी दे जाती है। तो जख्म तो हमें बहुत गहरे मिले, लेकिन सीख भी बहुत जो है कायदे की मिली, और उस सीख की बदौलत अब आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि 2014 के बाद में जो देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसका प्रथम लक्ष्य है कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये मान के चलो कि केवल उसके लिए राष्ट्र है, उसके लिए अपने आप के लिए कुछ नहीं है, अपने आप के लिए कुछ नहीं है। मनोज वर्मा जैसे हमारे सहयोगी भी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं, गवाह हैं संसद पर हुए उस हमले के। मनोज जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे? हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रतिबिंब जी, देखिए आज जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसके 3 मुख्य मकसद होते हैं। एक तो उन वीर जवानों को देश याद करता है, हमारे जो नेतृत्व है, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, हमारे चाहे प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति जी हों, और तमाम गणमान्य व्यक्ति आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा उन्होंने की थी। साथ ही देश आज एक संकल्प लेता है आतंकवाद से लड़ने का। और आपने कुछ देर पहले कहा था कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, वो आज के दिन जी मनोज जी, ये बाकायदा कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है, उसकी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और CPWD के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप CRPF की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। उनको बोल देता
हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन जवान शहीदों की तस्वीरों पर जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो भी शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, कांग्रेसी सांसद खड़गे जी, और जैसा कि हमारे सहयोगियों ने भी कहा, विशेषज्ञ मेहमानों ने भी कहा, ये अवसर है इन शहीदों को नमन करने का, याद करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का, साथ ही साथ संकल्प लेने का कि आतंकवाद और आतंकवादियों के मंसूबों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे और देश में सच्चे नायकों को हमेशा अपना समर्थन देंगे और अपनी युवा पीढ़ी में देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा करेंगे। ये दिन शहीदों को याद करने का, ये दिन संकल्प लेने का, संकल्प देशभक्ति का, संकल्प आतंकवाद से लड़ने का। शांत वातावरण जिसमें याद किया जा रहा है लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को बचाने वाले शहीद जवानों को। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, संसद भवन के भीतर आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी पूरा देश, पूरा सदन एकजुट था और आज भी अलग अलग विषयों पर अलग अलग विचार होने के बावजूद भी पूरा सदन, पूरा देश एक है और याद कर रहा है अपने अमर शहीद जवानों को। आपने पंक्तियों के माध्यम से अपनी जो है उद्गार प्रस्तुत की हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। चूँकि आप तो उस समय मौजूद थी वहाँ पर, मीडियाकर्मी भी वहाँ पर मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी भी लोहा ले रहे थे और जान बचाने का भरसक प्रयास कर रहे थे तमाम सांसदों का।
बिल्कुल कभी भूल नहीं सकते, ना उस दिन को भूल सकते। उस दिन से प्रेरणा एक ही ले रहे हैं कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। और वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की पुरजोर और बुलंदी आवाज़ उठा रहे हैं, हमें विश्वास है कि निस्संदेह पाकिस्तान को समझ आएगा कि शरणार्थ इस तरह से आतंकवादियों को शरण देकर वह अपने आप की बर्बादी कर रहा है। और धारा 370 हटने के बाद तो पाकिस्तान के हौसले और भी पस्त हुए हैं और हम सोचते हैं कि शीघ्र ही पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध देश दुनिया के सामने खड़ा हो ताकि उसकी इज्जत बने। जी, और हम यही चाहते हैं। रामनारायण जी, ये आतंकवाद की घटनाएं पिछले अगर 6-7 बरस की बात करें तो केवल सीमावर्ती क्षेत्र तक सिमट गई हैं। पहले हम देखते थे कि हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई आतंकवादी घटना कभी दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ कहीं हुआ करती थी। उस पर तो कम से कम विराम लगाए। इसका मतलब यह है कि इस घटना से सीख लेते हुए हमने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को बहुत सख्त कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये दिन एक संकल्प लेने का दिन है और जो संकल्प उस समय घटना के बाद देश ने लिया था उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। इसके अलावा जो आपने कहा, पिछले 6-7 सालों में आतंकवादी घटनाएं जो देश के अंदर बहुत हुई नहीं, लगभग जो भी हुई सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई या सुरक्षा बलों पर हुई या ऐसे क्षेत्रों में हुई जहाँ पर कि सैन्य हमारे ठिकाने थे उन पर हुई। तो ये देखने में आई है कि आतंकवादियों को देश के अंदर से जो सपोर्ट मिलता था, हमने उस सपोर्ट सिस्टम को तोड़ा है। उन स्लीपर सेल्स को ख़त्म किया जिनके सारे वो शहरों में पहुंच जाते थे। जिन्होंने मुंबई पर आतंकवादी हमला किया था, कई शहरों में ब्लास्ट किए थे, वो कम हुए। तो ये हमारी सुरक्षा बलों की, हमारे सरकार की नीतियों की और हमारी जो खुफिया तंत्र है उसकी बड़ी सफलता है कि हम अपने दुश्मनों को, जो कि निस्संदेह रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसको रोकने में सफल रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये सतर्कता लगातार बरतनी होगी, क्योंकि दुश्मन लगातार हमको टारगेट कर रहा है, अलग अलग माध्यमों से टारगेट कर रहा है। इसलिए आज 13 दिसंबर की तारीख जो है वो इस संकल्प को और मजबूत करने वाली है कि हमको और ज़्यादा सतर्क रहना है। जी मनोज जी, यहाँ पर देश की सुरक्षा को लेकर तो बातचीत हो रही है। उस घटना के बाद जो 20 बरस पहले घटित हुई थी संसद भवन पर हमले की, उससे सबक लेते हुए क्या संसद की सुरक्षा व्यवस्था में भी आमूलचूल बदलाव हुआ है? उसमें टेक्निक और टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल बढ़ा है? उसके बाद कितना परिदृश्य यहाँ की सुरक्षा को लेकर बदल गया है? जाहिर तौर पे वो संसद भवन पे जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद बहुत कुछ बदला है। सुरक्षा बहुत चाक चौबंद हुई है। सुरक्षा टेक्नोलॉजी के जरिए भी अब की जा रही है और सुरक्षा जो दस्ता था वो संसद भवन के बाहर उसको भी बढ़ाया गया है। अब कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को जिस तरह से चौक चौबंद किया गया है वो अपने में एक तरह से जो भी कदम उठाए जा सकते थे वो सरकार ने और संसद भवन ने, सचिवालय ने उठाए हैं, उन कदमों को उठाया है और सुरक्षा को दुरुस्त किया गया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चाक चौबंद हो गई है संसद भवन की भी। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो काफ़ी बदलाव आया है। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कई बार चाहे संसद भवन की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन की बात हो, मेट्रो स्टेशन की बात हो, जब आपकी सुरक्षा चेकिंग होती है तो हम थोड़े से अनमने से हो जाते हैं। हमें अब कुछ क्षण की देरी होती है तो उसको लेकर ही उतावले हो जाते हैं। तो क्या हमें भी कहीं ना कहीं अपने सुरक्षा कर्मियों को, क्योंकि जो आपकी चेकिंग कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को तय कर रहा है, देश की सुरक्षा को तय कर रहा है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आम लोगों के लिए कि कितना सहयोग हम लोगों को करना चाहिए, कितना चाक चौबंद हम लोगों को रहना चाहिए? देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, जो भी हमारे भाई लगे हुए हैं, हमें उनको पूरा सहयोग करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी कई बार मैं देखती हूँ कि लोग थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और वो सुरक्षा करते हैं, तो उस समय कई बार मेरा तो ये कहना भी होता है कि नहीं, हमको इनको पूरा सहयोग करना है, ये हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और ये सही बात है कि देश की आम जनता जब ये समझ जाए और थोड़ा सा जो अपने आप के स्टेटस बनाकर चलने वाले लोग हैं उनको भी नीचे देखना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो काम हमारे अधिकारी, कर्मचारी या हमारे सैनिक कर रहे हैं तो हमको पूरी मदद करनी चाहिए। और इसमें जनता में अवेयरनेस लाने की भी आवश्यकता है। युवाओं में किस तरीके से प्रेरणा हम लोग भर सकते हैं कि हमें देश के लिए जो है तैयार रहना होगा या उसकी सुरक्षा के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। युवा शक्ति
कई बार इरिटेट होते हुए मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो लंबा समय हो गया सामाजिक कामों में, और मैं जब देखती हूँ कि हम एक सांसद होने के नाते भी यदि ट्रेन में भी चढ़ते हैं तो ऐंठ से चढ़ते हैं, तो उस समय भी मैं कई बार कहती हूँ कि नहीं, इस ऐंठ को निकालिए। और नारे लगाते हुए हमारे युवा जब हमारे पीछे पीछे चलते हैं, तब भी मैं ये कहती हूँ कि नहीं, प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, अनुशासन का ध्यान रखें। और कई बार तो मुझे कह भी दिया जाता है कि आप नेता नहीं हैं, आप तो एक साधारण इंसान है। हाँ, तो हमें मैं लगता है कि साधारण जब तक कोई इंसान लाव नहीं- लश्कर के साथ नहीं चलता, भीड़ साथ में नहीं होगी, बद इंतजामी नहीं होगी, तो वो नेता नहीं कहलाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वो वीआईपी कल्चर भी कहीं ना कहीं कम हुआ है, सिकुड़ा है, थोड़ा सा सीमित हो गया है। बिल्कुल, बहुत अंतर आया। हम लोगों ने एक लाल बत्ती कल्चर है, उस पर अंकुश लगाया है। उसका बड़ा लोग भौकाल साबित करते थे जनता के बीच जाकर, लाल बत्ती आई है, उसको अब खत्म किया गया है, उस कल्चर को यहाँ पर लेकर के। और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो एक जज्बा दिखाया है, संसद से लेकर के विधानसभा तक जो फैसले लिए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता में ये विश्वास आया है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत ही मजबूती से कदम उठाया जा रहा है। और दूसरा जो वीआईपी कल्चर है, उस पर भी अंकुश लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर से आम जनता ही प्रभावित होती है, और आम जनता का जो एक सहयोग है वो कम मिलता है। लेकिन अब जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका बड़ा फायदा हो रहा है, और हमारी इससे सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हुई है। और ज़्यादा मजबूत होगी। मनोज जी, आप आखिरी रिएक्शन ये कि क्या हम लोगों को पूरे देश को और संसद सदस्यों को, सरकार और विपक्ष को कहीं ना कहीं एक ये विषय ऐसा है देश की सुरक्षा का या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का, इसमें हमें अलग अलग आवाज में नजर नहीं आना चाहिए, हमें एक नजर आना चाहिए? देखिए प्रतिम जी, जो आज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, जिस तरह संसद भवन पे हमला हुआ तो उसके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मैंने पहले कहा कि आज का दिन इसी संकल्प का है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी दल हो, वो एकजुट होकर यही संदेश देता है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। आपने व्यवहार की बात की, तो एक बहुत बड़ा व्यवहार ये बदला है कि अब चाहे सांसद सदस्य हो या कोई भी हो, वो सहयोग करते हैं अपनी जांच करवाने में, सुरक्षा अधिकारियों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरा सहयोग करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साथ ही एक बड़ा बदलाव जनता के बीच भी आया है। देखिए, सरकार अपने स्तर पे कदम उठाती है, सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर पे कदम उठाती हैं कि लोगों की सुरक्षा हो, लेकिन जब तक आतंकवाद के खिलाफ जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस लड़ाई को उस तरह से नहीं लड़ा जा सकेगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है 20 सालों में कि अब लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूंकि प्रत्यक्षदर्शी थे उस पूरी घटना के, आपने उस जो है मंजर का भी बखान किया और बताया कि क्या कुछ बदलाव हुआ है संसद भवन की सुरक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज वर्मा जी। आखिरी रिएक्शन, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्या हमें एक नजर आना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में? बिल्कुल एक नजर आना चाहिए। और साथ ही फिर मैं एक बात कहूंगी कि प्रणाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को सुरक्षा देकर, लोकतंत्र को बचाकर जो खुद खो गए। ऐसे उन शहीदों से प्रेरणा लेकर हमारी नौजवान पीढ़ी को और हमारे जनप्रतिनिधियों को और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, सबको एकजुट होकर इस राष्ट्र की रक्षा और इस आतंकवाद के खिलाफ अपने मन को बनाना चाहिए, और समाज में एक ऐसा संदेश दें कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। यदि ऊंचा है तो केवल देश है। लेकिन जो है देश पर न्यौछावर होने वाले शहीद होते हैं, हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं में, छात्रों में, छात्राओं में सेना के प्रति उतना आकर्षण नहीं है सेना में जाने के लिए। वो आकर्षण पैदा किया जाए, या फिर हम अपने रोज़मर्रा के कार्यक्रमों में या फिर अपने मनोरंजन से जुड़े हुए कार्यक्रमों में भी इस विषय को समाहित करें, सेना को समाहित करें। सेना से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं, कार्य होते हैं, देशभक्ति होती है, अगर वो पढ़ाएं, वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि हाल ही में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति भी जो है लागू की है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अतिरिक्त 100 नए सैन्य स्कूल शुरू करने की भी घोषणा की गई है। देखिए, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सबसे ज़्यादा सेना में हैं, और ये नहीं कि बीएसएफ में हो, में मुख्य सेना की मुख्य धारा में हैं। और मैं देखती हूँ कि अभी भी हमारा पिछले महीने में राजेंद्र प्रसाद मीणा नाम का एक 28 वर्ष का नौजवान शहीद हुआ, तो उसके शहीद के गांव में जिस तरह की क्रियाएं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं और नौजवानों ने जिस तरह से इस बात को लिया, तो मुझे विश्वास होता है
कि नई शिक्षा नीति में 100 सैनिक स्कूल निस्संदेह इस देश के लिए अच्छे सैनिक पैदा करेंगे। और ये सही बात है कि विगत 70 वर्षों में 60 साल का जो शासनकाल रहा तो सेना की तरफ उतना मान सम्मान नहीं रहा। और जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं कि उस समय नौजवानों में भी ये प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए कुछ करें, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। मेरा संसदीय क्षेत्र तो सेना के क्षेत्र में बहुत आगे है और मैं सोचती हूँ कि शहीदों की संख्या भी, मैं किस गांव में जाती हूँ मुझे शहीद की मूर्ति दिखाई देती है, उस समय लगता है कि ये वही वीर है जिसने हमारी रक्षा खुद मरकर की। जी, तमाम सैन्य कर्मियों को और आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत नमन है जो ऐसे वीर पैदा करते हैं, सेना में भेजते हैं और हमारी और देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं तय करते हैं। आप आए, समय निकालकर, आपको संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए भी जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। चर्चा के आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर अपने विचार और सुझाव भी रखे। कांग्रेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है और इस बारे में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि भारत इस अहम वैश्विक चुनौती को लेकर सजग है और भारत सरकार के कदमों की पूरे विश्व में सराहना भी हो रही है। 10 दिसंबर को भी चर्चा जारी रही और सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 भी आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। यह विधेयक 6 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। संसद की मंजूरी के बाद यह बिल 30 सितंबर 2021 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। यह विधेयक 2014 में हुए संशोधन के दौरान ड्राफ्टिंग की एक चूक को दुरुस्त करने के लिए नारकोटिक, ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 में संशोधन करता है। 1985 में कानून बनने के बाद 3 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। पिछला संशोधन 2014 में किया गया था। उच्च न्यायालय, जी हां, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पर आज राज्यसभा में विचार होगा। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बिल का मकसद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1958 में संशोधन करता है। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जज और उनके परिवार के सदस्य पेंशन या फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। उन्हें तय पैमाने के मुताबिक एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। बिल स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन का उस महीने की पहली तारीख से ही हकदार हो जाएगा जिस महीने से वो संबंधित आयु वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम आयु का हो रहा होगा। प्रश्नकाल में आज अगर लोकसभा की बात करें तो इस दौरान संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, शिक्षा, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद अनमोल रेवंत रेड्डी वित्त मंत्रालय से बैंक स्टाफ की कमी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद नारायण भाई भीखाभाई काछड़िया शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय हरिभाऊ जाधव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जनजातीय समुदायों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाने से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद जसकौर मीणा जो कि अभी हमारे साथ मौजूद थीं स्टूडियो में, श्रम और रोजगार मंत्रालय से डिजिटल कौशल कार्यक्रम से जुड़ा प्रश्न पूछने वाली हैं।
सांसद अनुराग शर्मा जनजातीय कार्य मंत्रालय से समेकित जनजातीय विकास परियोजना से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद कुंवर दानिश अली पर्यटन मंत्रालय से स्वदेश दर्शन योजना से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद के शनगुमा सुंदरम वित्त मंत्रालय से राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद अदाला प्रभाकर रेड्डी वित्त मंत्रालय से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय वित्त मंत्रालय से सहकारी संस्थानों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका पर्यटन मंत्रालय से ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद पल्लव लोचन दास उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से तेजपुर में विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन संस्कृति मंत्रालय से भारतीय कला साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे जनजातीय कार्य मंत्रालय से धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद अर्जुन लाल मीणा जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातीय समुदायों के लिए लघु वन उत्पाद से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। राज्यसभा में आज नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, खान और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद राजेंद्र गहलोत जल शक्ति मंत्रालय से पेयजल की आपूर्ति के लिए निधि के आवंटन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद दीपक प्रकाश जल शक्ति मंत्रालय से झारखंड में जल जीवन मिशन की रूपरेखा से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद केजे अल्फोंस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वितरित ऋण से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुशील कुमार गुप्ता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद अजय प्रताप सिंह नागर विमानन मंत्रालय से मध्य प्रदेश में विमान पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद महेश पोद्दार जल शक्ति मंत्रालय से उपयोग में लाए जा रहे पुराने बांधों की सुरक्षा संपरीक्षा से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद डेरेक ओब्रायन कोयला मंत्रालय से गोवा में कोयला खनन से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर फौजिया खान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई में कार्यरत महिलाओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद इरण कडाडी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से बेलगावी कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद वी विजय साई रेड्डी जल शक्ति मंत्रालय से कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड यानी कि KRMB की राजपत्र अधिसूचना में संशोधन किए जाने से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद सैयद जफर इस्लाम रक्षा मंत्रालय से रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा में वृद्धि किए जाने से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद विनय दीनू तेंदुलकर खान मंत्रालय से खनन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जल शक्ति मंत्रालय से बांध सुरक्षा पर क्षेत्राधिकार से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद वाई को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर केशव राव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के अंतर्गत जारी किए गए पेट्रोल बॉन्ड से संबंधित प्रश्न करेंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग अलग चैनल्स पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी एज लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट संसद tv.nic.in और संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म्स पर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ ही देर बाद दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।